नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झाझड़िया अपने चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कानूनी विषय पर चर्चा के क्रम में हम ये देखेंगे कि वाहन दुर्घटना में जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है तो उनके पीछे जो उनके वारिशान हैं या उनके आश्रित हैं, उनके विधिक प्रतिनिधि हैं, वो मुआवजा के लिए ट्रिब्यूनल में एमएससीटी में क्लेम याचिका पेश करते हैं। तो मुआवजा निर्धारण की क्या प्रक्रिया है? यदि वह मृतक व्यक्ति किसी सरकारी नौकरी में या किसी कंपनी के अंदर कर्मचारी के रूप में काम कर रहा था तो उसकी आर्थिक हानि की गणना किस आधार पर, किस प्रकार की जाएगी, इस पर हम विचार करेंगे। तो देखिए, जिसकी कोई आमदनी का दस्तावेजी प्रमाण नहीं है तो उसकी एक अनुमानित आमदनी हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर मानते हैं। यदि कोई व्यवसाय कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो उसकी इनकम टैक्स रिटर्न के आधार पर हम मान सकते हैं। यदि कोई नौकरी में है तो उसकी पे स्लिप जो है, उसको मृत्यु से ठीक पहले जो मासिक वेतन मिला उसका वेतन विवरण की जो स्लिप है, उसके आधार पर हम उसकी गणना कर सकते हैं। यदि उस कर्मचारी की वेतन के अलावा और कोई आमदनी है तो उसकी आईटीआर को देख सकते हैं। तो ये इस तरह मोटी मोटी बातें हैं। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं वो एक ऐसे मामले के संबंध में कर रहे हैं जो कंपनी में कर्मचारी के रूप में कार्यरत 26 वर्ष का व्यक्ति था और मोटर एक्सीडेंट के अंदर उसकी मृत्यु हो गई। तो उसकी माता ने क्लेम याचिका प्रस्तुत की। वो अविवाहित था, कम उम्र का युवक था और माँ के आंचल से पुत्र छिन गया। तो ऐसी स्थिति में पुत्र की भरपाई तो वापस नहीं की जा सकती, लेकिन पुत्र की जो आमदनी थी और जिससे वो परिवार को मदद मिलती थी उसके आधार पर मुआवजा की गणना की जाती है। तो मामला ऐसा था कि कर्नाटक राज्य के अंदर एक कंपनी का कर्मचारी सूर्यकांत नाम का व्यक्ति 26 वर्ष की आयु, अविवाहित था और उसको महीने में मूल वेतन व अन्य भत्ते, मकान किराया भत्ता, लचीली लाभ योजना का भत्ता, भविष्य निधि आदि के रूप में पैसे मिलते थे। वो सब मिलाकर के कुल समग्र टोटल जो उसका था वो महीने का 50,942 रुपये था और इस पर व्यावसायिक कर के रूप में हर महीने 200 रुपये कटौती हो जाती थी। तो देखिए, मुआवजा के लिए गणना में उस राशि को शामिल नहीं किया जाता है जो टैक्स के रूप में इस प्रकार कटौती हुई है, जो उस परिवार को वापस कभी नहीं मिलनी है। तो मृतक व्यक्ति की उस आमदनी की गणना की जाती है जो उसे हर महीने वेतन के रूप में या भत्तों के रूप में मिलती है, या उसका कोई फंड वगैरह जमा होता है तो उसके रिटायरमेंट पर या बाद में जब भी वो चाहे तब उसको विड्रॉ करने की सुविधा हो, उसको वापस मिलना है। तो जो राशि भविष्य में मिलनी है वापस और उसके वेतन से कटौती की जा रही है, वो राशि भी गणना में शामिल की जाती है। तो ये जो कर्नाटक राज्य का जो मामला था और कंपनी के अंदर कर्मचारी था, इसका 50,942 रुपये टोटल भत्ते वेतन में से 200 रुपये व्यवसायिक कर घटाने के बाद में 50,742 रुपये हर महीना परिवार में लेकर के आता था। अब एमएससीटी जो ट्रिब्यूनल था उसने इनकी पूरी आय की गणना की, भत्ते वगैरह सब शामिल किए और सारे शामिल करके 50% उसकी घटा दी गई, क्योंकि वो अविवाहित था। इसलिए ये माना गया कि यदि वो जीवित होता तो 50% राशि खुद पे खर्च करता और शेष 50% राशि का परिवार में योगदान रहता, उसका नुकसान हो गया। तो 50% राशि कटौती करने के बाद गणना की गई और भविष्य में आमदनी बढ़ने की संभावना के मद्देनज़र भविष्य वृद्धि के रूप में 50% राशि और बढ़ा दी गई। इस प्रकार गणना की गई और 26 वर्ष की आयु के हिसाब से 17 से गुणक किया गया। देखिए, इसमें एक आम भ्रांति है आम जनता में कि जैसे 26 साल का कोई व्यक्ति है
कि तो साहब वो तो 60 साल में रिटायर होता, तो 34 साल तो और नौकरी करता, तो 34 से गुणा करो। 34 से गुणा नहीं करते हैं, चाहे वो आदमी 15 वर्ष का हो और चाहे 55 वर्ष का हो। गणना के लिए गुणक की एक सारणी टेबल बनाई हुई है और उसमें कम से कम 5 का गुणक होता है और अधिक से अधिक 18 का गुणक होता है। चाहे वो 20 साल का हो, 25 साल का हो, 35 साल का हो, जैसे जैसे उसकी एज के सामने गुणक का विवरण है उसी हिसाब से होता है कि 15 से 20 ये गुणक रहेगा, 20 से 25 ये, 25 से 30 ये, 30 से 35 ये, 5-5 साल के ब्लॉक बनाए हुए हैं। तो 26 साल की उम्र के हिसाब से 17 का गुणक किया गया और अंतिम संस्कार के खर्चे के रूप में 25,000 रुपये तथा प्रेम और स्नेह की हानि के लिए 25,000 रुपये, इस प्रकार 50,000 रुपये ये और दिए गए और कुल मिलाकर टोटल जो राशि मुआवजा की निर्धारित की ट्रिब्यूनल ने वह राशि थी 1,04,01,000 रुपया। हालांकि इसमें ट्रिब्यूनल से एक गलती ये रह गई कि उन्होंने इस राशि पर इनकम टैक्स की कटौती नहीं की, क्योंकि यदि वो जीवित होता तभी वो कमाता, तभी इनकम टैक्स तो हर साल उसका कटता ही, तो इनकम टैक्स की कटौती करनी आवश्यक थी। लेकिन भत्तों को शामिल करना ज़रूरी था, जो उन्होंने शामिल किया। जब ये 1 करोड़ से अधिक का मुआवजा का अवार्ड पारित हो गया सूर्यकांत की माता के नाम से, तो बीमा कंपनी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी थी, उसने ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट के समक्ष इसकी अपील की और अपील में कहा कि ये इसमें भत्ते जोड़ दिए और गणना बहुत ज़्यादा कर दी है, ये इतनी गणना नहीं हो सकती। मकान किराया भत्ता, भविष्य निधि, पीएफ की राशि और ये लचीली लाभ योजना के नाम से एक और भत्ता मिलता, वो सब जोड़ दिए इसमें। तो ये सारा जोड़ करके ट्रिब्यूनल ने गलती की है, ऐसा बीमा कंपनी ने कहा ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट के समक्ष। तो ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट ने बीमा कंपनी की बातों से सहमति जताते हुए और राशि में कटौती कर दी और 1 करोड़ से अधिक का जो अवार्ड था उसको घटाकर कर दिया 49,57,035 रुपये। इतना कम कैसे हो गया, लगभग आधा? ये इसलिए हो गया कि ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि ये भत्ते शामिल नहीं किए जा सकते। उन्होंने केवल और केवल बेसिक सैलरी, मूल वेतन के आधार पर गणना की। तो अब प्रश्न ये है, जो आज के और भी ट्रिब्यूनल के सामने प्रश्न रहता है कि किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर क्या उसके मूल वेतन के आधार पर गणना की जानी चाहिए या उसमें उसके भत्ते भी शामिल होने चाहिए? जैसे डीए है, दैनिक भत्ता है, मकान किराया भत्ता है और वेतन में से जो पीएफ की राशि कट जाती है, स्टेट इंश्योरेंस की राशि कट जाती है, या कंपनियों के अंदर भी इस प्रकार के अनेक भत्ते मिलते हैं। तो ये सारे भत्ते इसमें जोड़ करके गणना की जानी चाहिए मुआवजा के लिए, या इनको अलग करके केवल मूल वेतन पर गणना की जानी चाहिए? तो इसके लिए जब ये 1 करोड़ से अधिक के मुआवजे का अवार्ड था वो घटा करके 50 लाख से भी नीचा कर दिया, तो मृतक सूर्यकांत की माता मीनाक्षी ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील की और कहा कि ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट ने गलत गणना की है और इसका जो मुआवजा का निर्धारण किया है वो सही नहीं किया। नीचे ट्रिब्यूनल में सही मुआवजा का निर्धारण हुआ था, तो ट्रिब्यूनल के द्वारा निर्धारित किया गया मुआवजा के अनुसार ही राशि दिलाई जाए। तो अब इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो हम देखते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, मकान किराया भत्ता है तो ये भत्ता केवल कर्मचारी के लिए नहीं होता, बल्कि कर्मचारी के पूरे परिवार के लिए ये पैसे मिलते हैं, चाहे वेतन हो चाहे भत्ते हो, पूरा परिवार उसको काम में लेता है। कोई भी भत्ता, चाहे वो मकान किराया भत्ता हो, लचीली लाभ योजना का भत्ता हो, भविष्य निधि की राशि हो, ये सब राशि मूल वेतन के साथ सारे ये भत्ते गणना में शामिल किए जाने चाहिए। और ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट ने ऐसा न करके गलती की है, ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा। क्या कहा कि ये सारे भत्ते शामिल होने चाहिए थे, जो कर्नाटक हाई कोर्ट ने शामिल नहीं किए और ऐसा शामिल न करने का आदेश पारित करके भूल की है, गलती की है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50,942 रुपये उसे टोटल मिलते थे सूर्यकांत को, जिसमें उसका मूल वेतन, मकान किराया भत्ता, लचीली लाभ योजना भत्ता, भविष्य निधि की राशि, ये सभी प्रकार के भत्ते इसमें
शामिल थे। टोटल था 50,942 रुपये। इसमें से 200 रुपये व्यवसाय कर का जो घटाया है वो सही है, ठीक है। 50,742 रुपये उसको वेतन मिलता था। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें नीचे एक गलती ये की गई है कि इनकम टैक्स की तो कटौती की नहीं है, तो 10% की दर से आयकर की कटौती की गई। तो 50,742 रुपये में से 5,074 रुपये इनकम टैक्स के घटा दिए। तो शेष कितने बचे? शेष बचे 45,668 रुपये। और ये 1 महीने की राशि है, तो 12 महीने की कितनी हुई? इनको 12 से गुणा कर लो, तो 12 महीने की राशि हुई 5,48,016 रुपये। अब मृतक चूँकि अविवाहित था, तो अविवाहित की आधी राशि कट जाती है। विवाहित होने पर उसकी पत्नी है तो 1/3 राशि, बच्चे हैं तो ज़्यादा बच्चे होने पर 1/4 भी होती है। वो अलग अलग संख्या पर, आश्रितों की संख्या कितनी उसके आधार पर होता है। तो आधा हिस्सा, 1/3 हिस्सा, 1/4 हिस्सा और भी आगे कम होता जाता है। तो अविवाहित के मामले में आधी राशि कटौती हो गई। तो 5,48,016 रुपये में से 2,74,008 रुपये घटा दिए गए, तो इतनी राशि बची। अब भविष्य की संभावनाओं में आय में जो वृद्धि का आकलन करते हैं, जिसको आम भाषा में भविष्य वृद्धि कहते हैं, तो भविष्य वृद्धि के रूप में 50% और जोड़ी गई। क्योंकि अभी तो ये 26 साल का ही था, तो कमाता तो 50% और इतनी तनख्वाह बढ़ जाती, उसकी वेतन बढ़ता, भत्ते बढ़ते। ये 50% बढ़ोतरी की बात ट्रिब्यूनल ने भी मानी, हाईकोर्ट ने भी मानी, सुप्रीम कोर्ट ने भी 50% की बात मानी है। तो 2,74,008 रुपये ये भविष्य वृद्धि के रूप में बढ़ोतरी मान करके वापस टोटल कुल राशि 1 साल की 5,48,016 रुपये हो गई। अब 17 से इसको गुणा किया, क्योंकि गुणक 17 का लगेगा 26 साल की आयु में। तो टोटल राशि हुई 93,16,272 रुपये। इसमें अंतिम संस्कार का खर्च 25,000 रुपया और प्रेम और स्नेह की हानि 25,000 रुपया, ये 50,000 रुपये और जोड़ दिए। तो टोटल राशि हो गई 93,66,272 रुपया। ये सारे भत्ते इसमें शामिल करने के बाद गणना की गई है। इनकम टैक्स की इसमें कटौती कर दी गई है, उसके बाद ये राशि बची है। तो 93,66,272 रुपया ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तय किया, जिसमें सारे भत्तों सहित 50,942 रुपये मृतक सूर्यकांत को कंपनी से हर महीने मिलते थे। तो इससे हम क्या समझे? इससे ये समझे कि यदि कोई कर्मचारी है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी में हो, पब्लिक कंपनी में हो, सरकार में हो, कहीं भी सैलरीड पर्सन है, हर महीने का वेतन मिलने वाला व्यक्ति है, तो उस वेतन में केवल मूल वेतन ही शामिल नहीं होगा मुआवजा की गणना के लिए, बल्कि उसके साथ में कोई दैनिक भत्ता, मकान किराया भत्ता, कोई पीएफ की राशि, कोई अन्य राशि, जितने भी भत्ते मिलते हैं वो सब शामिल होंगे। और यदि वो टैक्सेबल इनकम में आता है तो इसमें टैक्स की कटौती हो जाएगी। जैसे इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 10% आयकर की कटौती की है। तो ये कौन सा मामला था? ये मामला था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सिविल अपील नंबर 8473 यानी कि 8473/2024 मीनाक्षी बनाम दी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। और इसका फैसला कब हुआ? इसका फैसला हुआ 23 जुलाई 2024 को। ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को इसमें पलट दिया गया और ये जैसा कि अभी बताया गया उस हिसाब से 93,66,272 रुपये का अवार्ड पारित किया गया। तो मैं आशा करता हूँ इस छोटे से एक तथ्य को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।